तो 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है। छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर अगले महीने से चुनाव होंगे। नवंबर में 7 नवंबर से ये चुनाव जो है वो शुरू हो जाएंगे और सभी जगह वोटों की गिनती एक साथ होगी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा और बाकी सभी जो 4 राज्य हैं उनमें एक ही चरण में मतदान होगा। विस्तार से आपको बताएंगे कि किस राज्य में क्या क्या समीकरण हैं, लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। यहाँ 90 सीट हैं। 40 सीटों वाले मिजोरम में 7 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में भी एक ही चरण में मतदान होगा। 17 नवंबर को यहाँ मतदान होना है। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी और सबसे आखिर में 119 सीटों वाले तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। इन 5 राज्यों के कुल 679 विधानसभा सीटों में से 16 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं। कुछ नए वोटर्स भी इस बार शामिल हुए हैं जिनकी तादाद काफ़ी है। 18 से 19 साल के 60 लाख नए वोटर्स शामिल हुए हैं और एक साथ इन तमाम राज्यों में, 5 राज्यों में वोटों की जो गिनती है वो होगी एक ही दिन और वो दिन है 3 दिसंबर। तो अब 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्यवार तरीके से हम समीक्षा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान राहुल देव सर जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। इससे पहले कि हम राज्यवार समीक्षा करें सर, सबसे पहले इन 5 राज्यों में एक मोटा अगर हम परिदृश्य देखें तो ये बीजेपी और विपक्ष के लिए क्या मायने रखते हैं ये 5 राज्य? दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक धारा ये रहती है कि इसको क्या एक मिनी सेमीफाइनल के रूप में देखना चाहिए लोकसभा चुनावों के। इस पे अलग अलग राय हो सकती है कि हमने ये देखा है कि बीजेपी जिन राज्यों में हारी विधानसभा चुनाव, उसके बाद जल्दी बाद कुछ समय बाद ही जब लोकसभा चुनाव हुए तो वहाँ पे वो जीती भी। तो इसलिए विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच में अंतर की एक समझ हमारी जनता को है, ये बहुत बार सिद्ध हो चुका है। उसके बावजूद ये मिजोरम भी महत्वपूर्ण है उत्तर पूर्व की दृष्टि से, लेकिन ये जो 4 बड़े राज्य हैं इधर के, ये दोनों पार्टियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए भी बहुत ज़्यादा है। तेलंगाना में बीजेपी की महत्वाकांक्षाएं भी बहुत हैं, उनके दावे भी काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ पर वो अभी काफ़ी पीछे है। वहाँ पे पारंपरिक जो प्रतिद्वंदिता रही है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में रही है। बाकी इन 3 राज्यों में तो हम जानते हैं कि सीधी बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है और अब वहाँ पर किसको कौन जीतता है ये उनके लिए अपने हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राज्यों की दृष्टि से, अपने राष्ट्रीय प्रभाव की दृष्टि से और लोकसभा चुनावों की दृष्टि से भी, लोगों के मूड का पता लगाने की दृष्टि से भी, और किसकी कितनी दावेदारी है या जो लोकसभा चुनाव में जो चेहरे सामने आएंगे उसमें किसके पक्ष में जनमत ज़्यादा है, कम है, ये सारी जानकारी हर तरह से दोनों पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण 5 राज्यों के चुनाव हैं। और एक दिलचस्प चीज़ इसमें यह है सर कि इसमें एक साथ 3 जो अलग अलग कोण हैं राजनीति के देश के। दक्षिण की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर तेलंगाना की स्थिति आपको बताएगी दक्षिण में क्या स्थिति है। हिंदी पट्टी में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आपको बताएंगे। और आपने सही कहा, उत्तर पूर्व की राजनीति में किसको कितनी स्वीकार्यता मिली है ये मिजोरम का चुनाव बताएगा। तो एक तरह से 3 जो कोण हैं राजनीति के देश में, ये एक साथ ये 5 राज्य बताएंगे। इस लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण है। मैं लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं सर मध्य प्रदेश की, जहां सबसे ज़्यादा बीते दिनों काफ़ी हलचल रही दोनों ही पार्टियों के लिहाज से। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव के समीकरण राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि सीधा साख जो है दांव पर है बड़ी पार्टियों की, मध्य प्रदेश का चुनाव क्या कहेगा सर? देखिए, मध्य प्रदेश जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तीनों ही प्रदेशों की जो एक कुल मिलाकर स्थिति बनेगी उसको वो देश के लिए या दिल्ली के लिए, दोनों पार्टियों के मुख्यालयों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और तीनों का अपना अपना लगभग बराबर का महत्व है। छत्तीसगढ़ संख्या में थोड़ा छोटा है आकार में, लेकिन उसका भी राजनीतिक महत्व बहुत है।
मध्य प्रदेश में इन सब में बड़ा 230 सीटें वहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश हम जानते हैं कि कई दशकों से बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। राजस्थान भी रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश उससे भी पहले से रहा है। मध्य प्रदेश में एक विशेषता यह है कि वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो 18 साल बहुत होता है कि पश्चिम बंगाल के पहले उदाहरण को छोड़ दूं तो शायद 18 साल या 20 साल लंबा कार्यकाल उत्तर भारत में लोगों पार्टियों को नहीं मिला है। तो अब ये सवाल है कि क्या अब भी बीजेपी फिर चौथी बार वहाँ पर सत्ता में आएगी या वहाँ पर इस बार कांग्रेस को मौका मिलेगा। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में जो वोटों का अंतर है वो बेहद कम है। यही चीज़ राजस्थान के बारे में भी है। 1% से ज़्यादा का अंतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मध्य प्रदेश में। उसके बावजूद, और पिछली बार क्या हुआ कि बीजेपी को ज़्यादा सीट वोट शेयर मिला, थोड़ा से ज़्यादा वोट उसको मिले थे, लेकिन उसकी सीटों की संख्या 114 थी बीजेपी की 109 के मुकाबले। तो ये जो एक अलग अंकगणित काम करता है चुनावों में, उसके कारण ये हुआ जी। तो अब वहाँ प्रश्न ये है कि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, तो कितनी है। क्या शिवराज सिंह को चौथी बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा न बनाना ये बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा सकता है या इससे नुकसान हो सकता है। वहाँ पर जो 7 सांसदों को, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं बड़े, उनको जब बीजेपी ने पार्टी मैदान में उतारा है, तो क्या इनमें से कोई भावी मुख्यमंत्री बनेगा अगर बीजेपी जीतती है तो? और क्या कांग्रेस का इसको इस बार मौका मिलेगा, क्योंकि उसकी स्थिति भी बहुत मजबूत है। राहुल सर, मैं थोड़ा सा शिवराज सिंह चौहान जी की जो इस समय की जो स्थिति है राजनीतिक में, थोड़ा सा उस पर आपका जरूर नजरिया चाहूंगा। बड़े भावुक किस्म के उन्होंने बयान भी दिए। संभवतः वो इस बात को समझ भी चुके हैं कि बहुत ज़्यादा उन पर निर्भर बीजेपी नहीं रहना चाहती, इसीलिए तमाम सांसदों को, केंद्रीय सांसदों को, मंत्रियों को वहाँ पर उतारा गया है। शिवराज सिंह चौहान क्या अब प्रासंगिक नहीं रहे बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में वाकई में सर? नहीं, प्रासंगिक तो वो रहेंगे। उन्होंने अपने प्रदेश की जनता से जिस तरह का एक रिश्ता बनाया है, जैसे हम कनेक्ट कहते हैं आजकल, वो बड़ा कीमती है। और उसको मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी, और बीजेपी भी, उसको जाने देगी या उसको खोना चाहेगी। तो उनको केंद्र में लिया जा सकता है। वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बीजेपी नेता बने रहेंगे। सवाल ये है कि 18 साल बहुत होते हैं और उसमें कोई बड़ा प्रखर विरोध न भी हो उनका, उसके बावजूद एक थकान आती है मतदाताओं में, वो कुछ नया चाहते हैं। तो इसका एहसास उनको भी हो गया है। और हम देख रहे हैं कि उनकी भावुक बातें, जिस तरह के पिछले कुछ बयान आए हैं, हम रख सकते हैं, उनको भी इसका एहसास हो गया होगा। लेकिन इससे ये मानना कि वो महत्वहीन हो जाएंगे, ये जाती होगी। वो अपनी तरह के बड़े अनूठे नेता हैं। देखिए, 3 बार लगातार जीतने और चौथी बार भी मजबूत स्थिति में रहना आसान नहीं होता। तो उन्होंने ये सिद्ध किया है कि जनता से जुड़ने में, विशेष तौर पर महिलाओं से जुड़ने और उनको अपने से जोड़ने में, उनमें एक विशेष कला है। उनमें कनेक्ट करने की एक शक्ति है, एक प्रतिभा है। और इसका इस्तेमाल तो बीजेपी करेगी ही करेगी, किसी भी रूप में करे, स्वाभाविक रूप से। सर, जरा कांग्रेस की स्थिति की भी मैं समीक्षा दोनों जगह कर लें, हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह। शुरुआती छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि शुरुआती गुटबाजी काफ़ी रही सिंहदेव साहब में और भूपेश बघेल साहब में, लेकिन उसको किसी न किसी रूप में न्यूनतम करने में कांग्रेस एक तरह से कामयाब भी रही। यहाँ मध्य प्रदेश में भी स्वाभाविक रूप से शुरू में गुटबाजी सतह पर आई, सिंधिया साहब चले गए, लेकिन उसके बावजूद एकजुट होकर मोर्चाबंदी करने में कामयाबी कांग्रेस ने हासिल की है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में ही क्या जीत पाने की स्थिति में या जीत पाने का आश्वासन ले पाने की स्थिति में कांग्रेस दिखाई दे रही है सर? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस बहुत ही अच्छी स्थिति में है और मुझे लगता है कि वहाँ पर उसकी जीत लगभग निश्चित है। और लगभग सभी पर्यवेक्षक भी इसको मान रहे हैं। मैं भी वहाँ गया था एक 10-15 दिन पहले। तो वहाँ पर वोटों का अंतर काफ़ी बड़ा है, 10-11% है, 10% है। और भूपेश बघेल ने ठीक ठाक सरकार चलाई है। उन पर बीजेपी की ओर से आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन उनके प्रति कोई बड़ा
मुखर विरोध या उनसे असंतोष, उनके प्रशासन से कोई ज़्यादा समस्याएं ये वहाँ पर महसूस नहीं होती। और उनकी अपनी एक, उन्होंने भी अपनी एक जगह बनाई है, अपना एक सामाजिक आधार भी बनाया है। और प्रशासनिक जैसे जनता को खुश करने वाले जो तरीके होते हैं, चाहे उनको वो उनके लिए योजनाएं देना हो, किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं बनाना हो, उनको सीधे लाभ पहुंचाना हो, ये महिलाओं को लाभ पहुंचाना हो, ये सब करते हैं। उन्होंने भी ठीक से किया है, भरपूर किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं है और वो बहुत आराम से शायद दोबारा सरकार में आ जाएगी। मध्य प्रदेश में रोचक है, जैसे मैंने कहा कि वहाँ इतना 1% वोट इधर उधर होने से ही वहाँ पे परिणाम बदल सकता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जैसे मैंने पहले ही कहा, दोहरा रहा हूँ केवल, कि एक सीमा के बाद सबको कुछ नए, कुछ ताज़े चेहरों की, ताज़ेपन की ज़रूरत महसूस होती है। वो केवल नए चेहरे ही नहीं, नए शायद माहौल की, नए राज्य की भी, नए प्रशासन और सरकार की भी ज़रूरत हो सकती है। तो 18 साल काफ़ी होता है। मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा एक तो ये कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली बात यह है कि अब वहाँ पे इतने बड़े उस्ताद लोग बीजेपी की ओर से मैदान में आ गए हैं कि उनमें आपसी खींचतान भी होगी। 7 लोगों के जिनके टिकट काट के इन सांसदों को वहाँ भेजा गया है, उनमें असंतोष होगा निश्चित रूप से। तो वहाँ पर थोड़ी अंदरूनी खींचतान, नाराज़गी, असंतोष, इसकी संभावना ज़्यादा है। कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में जो गुटबाजी का वहाँ पर इम्प्रेशन था उसको कम किया है। अब कमलनाथ को कोई सीधी चुनौती नहीं है, दिग्विजय सिंह भी चुनौती नहीं है। दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि एक समझ बन गई है और एकजुट पार्टी के रूप में कांग्रेस वहाँ पर इस समय मैदान में है। और कमलनाथ की प्रतिभा से सभी लोग परिचित हैं। वो हर तरह के दांव खेलना जानते हैं, हर तरह से राजनीति के बहुत पुराने उस्ताद हैं। और जो कुल मिला के भी माहौल है, उसको लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उसमें कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। मैं क्विकली सर राजस्थान पर आना चाहूँगा, वहाँ पर स्थिति क्या है? क्योंकि गुटबाजी दोनों तरफ हम देख रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का पहली लिस्ट में आज नाम नहीं है और कुछ स्वाभाविक अंदरूनी खींचतान सतह पर दिखती है। कांग्रेस ने कमोबेश अपने पायलट वर्सेस गहलोत साहब की जो खींचतान है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है, लेकिन कब वो सतह पर आ जाएगी कोई कह नहीं सकता। तो इस लिहाज से, क्योंकि गुटबाजी दोनों में स्पष्ट संकेत कुछ मिल नहीं रहा, आपका विश्लेषण क्या कहता है? राजस्थान में किसका पलड़ा भारी? देखिए, वसुंधरा राजे जी का पहली सूची में अभी तक अगर नाम नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे नहीं आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो चुनाव लड़ेंगे ही, पार्टी उनको निश्चित ही लड़वाएगी। उनको न लड़वाने का इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है बीजेपी को, जिसका पूरा अंदाज पार्टी को है। तो वो केवल पहली या दूसरी सूची या तीसरी सूची में आने वाली बात है, उनका नाम जरूर होगा। गुटबाजी जैसा आपने खुद कहा, वहाँ दोनों पार्टियों में है। एक ये धारणा यह है कि जो केंद्रीय सत्ता है कह लें, या जो संगठन है बीजेपी में, वो बहुत उसका कोई सहज रिश्ता नहीं है वसुंधरा राजे से। उनकी अपनी एक अलग शैली है, अलग व्यक्तित्व है और उसको वो एहसास जताने में लोगों को उसका कोई मौका नहीं छूटती। लेकिन उनकी अपनी आंतरिक मजबूती इतनी ज़्यादा है कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी में कि उनको नज़रअंदाज भी करना नुकसानदेह होगा। अब वो प्रश्न ये है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, उनको वो बनाया जाएगा कि नहीं। ये अभी मुझे लगता है कि इस बार किसी को चेहरे के रूप में प्रक्षेपित नहीं करने वाली है बीजेपी। वहाँ पर बीजेपी के लिए संभावनाएं बाकी दोनों प्रदेशों की तुलना में बेहतर हैं। एक तो ये भी है कि राजस्थान की परंपरा है कि वो हर बार सरकार बदलती है, वो नई दूसरी पार्टी को मौका देती है। तो इस बार वहाँ पिछले 30 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से मौका और बारी वो बीजेपी की है। और 1998 से हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत राजे, यही एक चलता आ रहा है। तो हो सकता है कि ये इस बार भी हमको देखने को मिले। थोड़ा सा जरा तेलंगाना पर चलते हैं सर। यहाँ भी संक्षेप में अगर हम आपसे जानना चाहेंगे, तेलंगाना की सियासत में कोशिशें बड़ी हो रही हैं, बीआरएस सत्ता बचाने की कोशिश करेगी, तो इस बार कांग्रेस बीजेपी सब कुछ लगे हुए हैं।
एक जो बड़ी बात इस परिदृश्य में इस बीच हुई है, और वो है जो जातीय जनगणना का रंग जो गाढ़ा हुआ है राजनीति में। और यहाँ पर हम भी जानते हैं कि रेड्डी, दलित, आदिवासी समाजों के आसपास तेलंगाना की राजनीति भी घूमती रही है। क्या आपको लगता है ये जातीय जनगणना का कुछ रंग इधर भी दिखाई देगा आपको, या इधर भी अपने अपने ही मुद्दे होंगे? देखिए, जातीय मतगणना और उससे जो उसका प्रभाव होगा, उससे जो अलग अलग पिछड़ी जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में अपने लिए ज़्यादा अधिकार मांगने की, ज़्यादा जगह और टिकट मांगने की प्रवृत्ति, वो सब जगह देखने को मिलेगी और हर जगह, हर चुनाव पे उसका असर होगा, हर राज्य में होगा, वहाँ भी होगा। वहाँ पर मैं कहूँगा कि एक तो बीजेपी की स्थिति वहाँ पर इन सभी राज्यों में मिज़ोरम को छोड़कर सबसे कमज़ोर है, बाकी 3 जगह तो खूब मजबूत है। तेलंगाना में वो कोई अपना एक बड़ा आधार नहीं बना पाई है, बावजूद इसके कि उसने भरपूर कोशिश की है, प्रधानमंत्री ने कोशिश की है। अभी वो वहाँ गए और वहाँ पे उन्होंने कुछ बड़ी आश्चर्यजनक बातें भी कहीं। उनका असर लोगों पर कैसे पड़ेगा ये हम अभी नहीं जानते, लेकिन अभी बीआरएस और चंद्रशेखर की जो छवि है और लोकप्रियता है, उसमें कोई बहुत बड़ी कमी आई है ऐसा दिखता नहीं है। कांग्रेस ने ज़रूर अपनी स्थिति वहाँ पे बेहतर की है और मुझे लगता है कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में वहाँ आएगी, लेकिन वो सरकार में आ सकती है, ये संभावना अभी थोड़ी कम दिख रही है। अब अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा नाटकीय परिवर्तन हो जाए तो ठीक है, लेकिन वो नंबर 2 पर रहेगी, एक अच्छे नंबर 2 पर रहेगी, इतना लगभग मुझे निश्चित लग रहा है जी। बाकी जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, देखिए विधानसभा चुनाव सब मुख्यतः स्थानीय मुद्दों पे होते हैं। बाकी जगह नरेंद्र मोदी का चेहरा शायद बहुत चलता होगा, लेकिन दक्षिण में उत्तर भारत वाली स्थिति नहीं है। वहाँ पर हम जानते हैं कि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं चला, जादू नहीं चला, हिमाचल में भी नहीं चला और पहले बंगाल में भी। तो तेलंगाना में भी स्थिति कुछ वैसी ही है। तो वहाँ पर स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेतृत्व और उसको जो शुरू से ही जो एक बढ़त वहाँ पर बीआरएस को रही है केसीआर की, वो कम होती अभी मुझे दिख नहीं रही है। वो कम हो सकती है यानी, लेकिन वो सत्ता से हट जाएंगे ऐसी स्थिति वहाँ पे नहीं है। अब आखिरी जो राज्य, सर छोटा सा राज्य लेकिन राजनीतिक लिहाज से और संकेतों के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण होगा, मिजोरम की राजनीति। यहाँ पर क्या स्थिति दिख रही है? और ख़ास तौर से क्योंकि मिजोरम की राजनीति में अक्सर बीजेपी के लिए ज़मीन तलाशने की बात पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, और ख़ास तौर से जो मणिपुर की जो परिस्थितियाँ हुई, क्या उसका कोई आप इम्पैक्ट देख रहे हैं मिजोरम की राजनीति में? और इस बार क्या कुछ नया वहाँ पर देखने को मिलेगा सर? बहुत ज़्यादा नया तो मुझे नहीं लगता, उसकी संभावना नहीं लगती। मिज़ोरम उन गिने चुने प्रदेशों में है उत्तर पूर्व के, जहाँ पर बीजेपी अपना उतना प्रभाव और उतने पांव जमा नहीं पाई है। वहाँ अभी भी वो काफ़ी पीछे है एमएनएफ से जो, और वहाँ पर कांग्रेस एक ज़्यादा पुरानी और ज़्यादा बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। अगर हम राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें, टीएमसी ने भी कोशिश काफ़ी की है, लेकिन जो वहाँ जो एक गठबंधन, मिज़ो गठबंधन बना हुआ है, वो ज़्यादा मजबूत है। उसमें काफ़ी ज़्यादा जनजातियाँ उसमें शामिल हैं और उनकी ज़्यादा पारंपरिक, मैं कहूँगा कि एक उनका ज़्यादा जो सामाजिक आधार है, जातीय आधार है, वो भी ज़्यादा मजबूत है। वहाँ पर हम जानते हैं कि सबसे वहाँ के मुद्दे तो बिल्कुल ही स्थानीय होते हैं। वहाँ पर राष्ट्रीय राजनीति और उसका प्रभाव सबसे कम अगर कहीं होता है पूरे भारत में, तो वो उत्तर पूर्व के राज्यों में हमें दिखता है। वहाँ पर स्थानीय और बिल्कुल जनजातियों के आपसी संबंध, उनके आपसी गठबंधन, कौन किसके साथ आ जाए, और वहाँ पे व्यक्तिगत लोगों की अपनी व्यक्तिगत नेतागिरी कह लें या उनकी जो नेतृत्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। निजी रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता क्योंकि बड़ा परिवर्तन होगा। कांग्रेस थोड़ी सी स्थिति बेहतर कर सकती है, बीजेपी की कोशिशें हैं, कुछ 1-2 सीटें उसको और ज़्यादा मिल सकती हैं। शायद अभी तो 1 ही सीट है, 1 या 2 सीटें हैं, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन वहाँ होता हुआ मुझे दिखता नहीं है। कोई ऐसी बड़ी घटना, कोई परिघटना, कोई माहौल ऐसा हो गया हो जिससे स्थिति बहुत बदल जाए, कोई बहुत भावनात्मक मुद्दा हो, वो भी ऐसा दिख नहीं रहा है। मणिपुर का असर मिज़ोरम में तो काफ़ी कम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पूरे उत्तर पूर्व की जो राजनीति है वो
जनजातियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है, और वहाँ इतनी सारी जनजातियाँ हैं जो अलग अलग प्रदेशों में बटी हैं कि एक प्रदेश की कुछ जनजातियों के आपसी संबंध अगर उनमें कुछ गड़बड़ हुई है, जैसा कि मणिपुर में हुआ है, उसका कोई ज़्यादा असर दूसरे राज्यों की जनजातियों पर नहीं पड़ता, उनके समीकरणों पर नहीं पड़ता, बहुत कम पड़ता है। और उस तरह का कोई संबंध, नज़दीकी जातीय, उपजातीय, जनजातीय संबंध मणिपुर और मिजोरम के बीच में है भी नहीं। नागालैंड वगैरह में है, नागालैंड, असम, ये सब महत्वपूर्ण है प्रभाव की दृष्टि से मणिपुर के घटनाओं को ध्यान में रखते हुए। मिजोरम उस क्षेत्र से बाहर है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से विश्लेषण दिया पांचों राज्यों का, और एक मोटा मोटा परिदृश्य क्या हो सकता है, इन पांचों राज्यों से मिलाकर क्या संदेश जा सकता है, चुनौतियां किस तरह की होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया।